वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर यस्टरडे। मोशन, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आज का अगर ये सेकंड चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो आपको प्रीवियस चैप्टर समझना है तो आप पिछला मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दे रहा हूँ, अब सेकंड चैप्टर आपको इजीली मिल जाएगा। सो देखो, नाइन्थ क्लास का जो फिजिक्स होता है ना, वो एक फाउंडेशन का काम करता है। जस्ट लाइक एक स्विमर, मान लो कि ओलंपिक में उसको स्विमिंग करनी है और रेस जीतना है, तो आप डायरेक्ट ओलंपिक पे तो नहीं चला जाओगे, राइट? पहले आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये सेम चीज़ एक फाउंडेशन का काम करेगा, और नाइन्थ के फिजिक्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अगर आप ये देख रहे हो तो सिर्फ अपने मेमोराइजेशन के लिए या टॉप करने के लिए या बहुत अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप फिजिक्स को मत समझिए, बिकॉज आगे चलकर ये आपको दिक्कत करेगा। और जितना इसको डीपली समझ जाओगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो चैप्टर भी आसान होगा। आप कम्प्लेक्स कितना भी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है उसको इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हो, बट समझ ही नहीं आ पाएगा। आप एक क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो आपका एक प्रैक्टिस बे इंक्रीज कर जाएगा, पर उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, राइट? तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि फिजिक्स यहाँ पे मेरा जो फोकस है कि फिजिक्स आपको समझ में आ जाए प्रॉपर वे में, आप उसको फील करने लगो, आप अपने डेली लाइफ में आप नेचर के साथ उसको रिलेट करने लगो। क्योंकि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ द मैटर। अब मैटर क्या होता है? जिसके पास मास और वॉल्यूम होती है, राइट? तो फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, देर इज़ अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आप अपने डेली लाइफ में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ेंगी चीज़ों को लेकर, ठीक है, देखने का नज़रिया बदलेगा। तो इसलिए हर चैप्टर फिजिक्स का नाइन्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस चैप्टर का बात करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो कल जैसे कि हमने बात किया था कि आपका जो पहला चैप्टर था मोशन, तो भाई किसी चीज़ को मोशन में, गति में लाने के लिए उसमें फोर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिना कोई फोर्स का कोई चीज़ या कोई भी वस्तु मोशन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे भी देखो सीक्वेंस वे में भी चैप्टर को रिलेट किया गया है। पहले आपको पढ़ाया गया मतलब मोशन, उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद हम जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो आप सीक्वेंस वाइज चीज़ें बढ़ रही हैं। अब ये सीक्वेंसेज वे में चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इनका फिजिक्स का मकसद या इन चैप्टर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, इनका मकसद है कि आप चीज़ों को समझो, इसकी डीप नॉलेज हो जाए, आपका देखने का नज़रिया बदले यहाँ से, ठीक है, अपने अगल बगल अपने कंसेप्चुअल वे में चीज़ों को समझने लगो, ठीक है। तो चलो, पहला पार्ट है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। सो इसमें है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ भाई? तो अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब सिंपल सा एक डिफिनेशन है जो कि भाई ये तो सबको पता है कि पुश या पुल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कल के डेट में कि फिजिक्स में होता क्या है कि हम किसी चीज़ के बिहेवियर के बारे में जब स्टडी करते हैं, जो अगल बगल हमारे चीज़ें जो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो फिर हमने जब कुछ किया कि हाँ भाई, जब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेंथ लग रहा, उस स्ट्रेंथ को एक टर्म्स का नाम दिया गया फोर्स। मतलब कभी भी हम किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे लाइक पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, ठीक है, लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ है उस टर्म्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं? फोर्स, ठीक है। तब एग्जाम्पल है, फोर्स इज यूज व्हेन वी पुश अ फुटबॉल, द फॉलन लीव्स ऑफ अ ट्री फ्लाई अवे विद द विंड बिकॉज द फोर्स ऑफ अ विंड पुशेस देम अवे, ठीक है। अब फोर्स क्या है? मान लो कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम फुटबॉल जैसे कि मान लो कि ग्राउंड पर रखा हुआ, तो फुटबॉल को क्या करेंगे? जैसे मान लो कि ये फुटबॉल है और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या किया कि पैर से इसको किक किया। अब किक किया तो फुटबॉल चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि पैर से इसको पुश किया, राइट? पुश करने के बाद फुटबॉल कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये जो इंसान है, ये फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स इस लड़के ने लगाया अपने पैर से, जिससे इसका पोजीशन चेंज हो गया। आप समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से भी क्या हुआ, कल भी मैंने बताया था कि ये मोशन का पार्ट। तो जैसे ही पुल किसी चीज़ को मोशन में ना लेके लेके, जैसे कि यहाँ पे पुश किए, मतलब पुश भी किए, पुल किए, तो पोजीशन तो चेंज होगा ना, राइट? तो अब आगे आगे हम समझेंगे डिटेल्स में कि कैसे ये चीज़ें आपस में को रिलेटेड।
ठीक है। अब अफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या होता है, मतलब कि फोर्स का अफेक्ट्स मतलब कैसे हम समझेंगे कि किसी चीज़ पे फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको आप सिम्टम्स बताते हो कि मुझे कल से सर्दी है, मुझे वीकनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो वो डॉक्टर सिम्टम्स देख के समझ जाता है कि आपको क्या बीमारी है, और फिर उसको फर्दर ज़रूरत पड़ता है तो वो लैब में भेजता है, मतलब आपकी रिपोर्ट या टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, राइट। सेम वे में तो एक फोर्स को समझने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि फोर्स को तो देख तो नहीं सकते ना, फोर्स क्या है, देख नहीं सकते हम इसको। तो फोर्स को हम बस जज कर सकते हैं, कैसे, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट। जैसे कि फीवर को हम नहीं देख सकते लेकिन उसका कुछ सिम्टम्स है, तो उसी तरीके से फोर्स कांट बी सीन बट इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो कैसे देख सकता है। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब कोई बॉडी मान लो कि स्टेशनरी रखा हुआ है और उसको मतलब कि उसको मूव करना है, तो वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई बॉडी मूव कर रहा है, फिर उसको रोकने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी धीरे धीरे चल रहा है, अब मान लो कि कोई बंदा है साइकिल से आराम से चल रहा है, आपका दोस्त, मान लो कि जो राम है वो आराम से चल रहा है, फिर पीछे से हनुमान आए, बोले कि भाई स्पीड में चलते हैं, उन्होंने उनके साइकिल को पुश कर दिया। अब ये क्या हुआ, साइकिल एक रफ्तार पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे ही साइकिल रफ्तार पकड़ लिया तो इसमें क्या हुआ कि वो तो अपने एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, लेकिन एक जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बाइसिकल की स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज कर गई, राइट। तो इस अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि फुटबॉल है, छोटा सा एग्जांपल। अब फुटबॉल में अलग अलग प्लेयर्स हैं, राइट। किसी एक प्लेयर के पास गया, उसने किक मारा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर उसने किक मारा, फिर वो दूसरे प्लेयर के पास गया, तो इसमें कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। या क्रिकेट, क्रिकेट में देखो जैसे कि कोई बॉलिंग करा रहा, तो बॉलिंग करा रहा तो उसका बॉल का एक डायरेक्शन है, बॉलर ने जब फेंका, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने उसको हिट किया तो उसका डायरेक्शन चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो कहने का मतलब है, अब बॉल क्या है, बॉल तो उसमें मूविंग है, बॉल तो मूव कर रहा है, तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी ऑल्सो, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, जस्ट लाइक अ बैलून। मान लो कि बैलून लिया आपने, उसको प्रेस किया, अब बैलून को जैसे ही आपने प्रेस किया तो क्या हुआ, उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं स्प्रिंग से, ठीक है। मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, अभी इस स्टेज में है, फिर मैंने इसको स्ट्रेच किया, अभी ये स्ट्रेच किया तो अभी इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया और ये स्ट्रेच करके ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। अब देखो इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है, साइज चेंज हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। सो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे फुटबॉल का मैंने समझा ही दिया, ठीक है। फोर्स ऑफ अ ब्रेक्स कैन स्टॉप अ मूविंग कार, द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉल इंक्रीजेज। हाँ, अब जैसे कि एक और है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर तो ऐसे भी डिटेल्स में है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई सामान गिर रहा है, जैसे मान लो कि छत पर से कभी खेलते खेलते क्या किया कि आपने बॉल फेंक दिया, ठीक है। अब बॉल आप फेंकोगे तो देखोगे कि जब ध्यान से देखोगे काफ़ी उसकी हाइट लंबी होगी, तो इट यू विल फाइंड कि वो बॉल धीरे 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 जैसे जैसे अर्थ के पास जा रहा होगा ना, उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। तो वो इंक्रीज क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रहा है। तो जितना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब जाएगा उतना उसका फोर्स बढ़ेगा और वो तेज़ी से डाउनफॉल करेगा जितना वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ फोर्स एक फाइनल, मतलब एक तो हो गया पुश और पुल ऑन अ वर्ड, ये सिंपल हो गया, लेकिन वही बात है कि आप जब चीज़ों को समझने लगते हो तो आप उसको और डिटेल में जान सकते हो, राइट। तो ये ह्यूमन बिहेवियर, तो उसी तरीके से एक अच्छा डिफिनेशन अगर हम करें तो ये एक अच्छा डिफिनेशन हो सकता है कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंस टू सेट एन स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जबकि रेस्ट में है, मतलब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो चुपचाप पड़ा हुआ है, which tends to change the speed of and the direction of a moving body or which change the shape and the size of a body, ठीक है। तो एक इन्फ्लुएंस जो कि स्टेशनरी बॉडी को या तो मोशन में लेकर आए, या तो उसका स्पीड चेंज कर दे, या तो उसका डायरेक्शन कर दे, ठीक है। तो ये ओवरऑल फोर्स एक मूविंग बॉडी पे, और या तो शेप एंड साइज, जो कि मैंने सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया। तो इस अकॉर्डिंग आपका फोर्स को आप समझ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स।
और एक मज़े की बात बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ हमारे बिहार का बहुत ही एक अच्छा स्कूल था। उस स्कूल में एक मैम थे, उनको जब हमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पढ़ाना था तो उन्होंने कैसे पढ़ाया था कि एक मतलब कि वेइंग मशीन है, उसमें दोनों जगह अगर वेट इक्वल हो गया बैलेंस फोर्स हो गया, अगर वेट उसका दोनों का इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया, राइट। इट वाज सो मच फनी, बट मैं आपके साथ वो गलती नहीं करूँगा। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना रहे और एक क्लैरिटी आ जाए कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। तो ये तो एक डिफिनेशन हो गया कि मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, ठीक है, जिस पे जैसे मान लो ये हेवी बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है और ये स्टेशनरी पोजीशन पे है, और मान लेते हैं कि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो मैं बताऊंगा, अभी डिफाइन करता हूँ। तो अगर ये जीरो है, ठीक है, मतलब मान लो कि स्टेशनरी पड़ा हुआ है, स्टेशनरी पे पड़ा हुआ है मतलब वो बॉडी में कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पर जितने भी फोर्सेज पड़ रहे होंगे वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन की बात है कि मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेज, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि बैलेंस फोर्सेज के अंदर अगर सारे फोर्सेज का जीरो है तब इसको हम बैलेंस फोर्स पढ़ेंगे। तब ये क्या बात है भाई, तो ये ऐसा बात है कि ये तो दो मेन कैटेगरीज हो गए फोर्सेस के, कि एक बैलेंस फोर्स हुआ और एक दूसरा अनबैलेंस फोर्स हुआ। अब इसके अंदर से सब कैटेगरीज हैं जो कि धीरे धीरे हम जानेंगे कि क्या फोर्सेज होता है, नहीं फोर्सेज होता है, और आगे जो लॉज भी है उसमें भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक नोट है, ये आप देख लीजिए, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ बैलेंस फोर्सेज, ये अपना मतलब कोई भी बॉडी अगर बैलेंस फोर्स में हो या कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स पे हो तो वो अपना बच्चे पोजीशन चेंज नहीं करेगा, रेस्ट और इंफॉर्मेशन इट अपेयर्स अब नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हमें देख के लगेगा ही, मतलब वो समान बात है कि देख के लग जाएगा उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, और वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे या तो मूवमेंट पे है तो वो कंटिन्यूअस मूव ही कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइप का फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स, मतलब उस पर इक्वल फोर्सेस चारों लग रहे हैं, तो या तो वो इनफॉर्म मोशन में रहेगा या तो अपना पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ फोर्स बैलेंस फोर्स ऑन ए स्टेशनरी द बॉडी कंटिन्यूस रिमेन्स इन स्टेशनरी पोजीशन, और इन अ इनफॉर्म मोशन द बॉडी कंटिन्यूस इन फॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने बताया कि पहला दूसरा, पहला क्या बोल रहा है कि भाई अगर बैलेंस फोर्सेज स्टेशनरी बॉडी पर लगेगा तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा, और अगर नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेज यूनिफॉर्म मतलब कोई इनफॉर्म मोशन में है और उस पर सारा फोर्सेज इक्वल लग रहा है तो वो इनफॉर्म मोशन में ही जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ होता है बैलेंस फोर्सेज से, क्या होता है कि बैलेंस फोर्सेज में एक ये बात हमेशा याद रखना कि बैलेंस फोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस द मोशन इज स्टेशनरी बॉडी, और या तो वो किसी मूविंग बॉडी को रोक नहीं सकता है, मतलब ऐसे फोर्सेज को हम बैलेंस फोर्सेज नहीं बोलेंगे। बैलेंस फोर्स सिंपल सा मतलब होता है कि कोई स्टेशनरी में है तो स्टेशनरी में रहेगा, या तो इनफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यूस इनफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये शेप चेंज कर सकता है, जस्ट लाइक अ स्क्वीजिंग अ बैलून बिटवीन द हैंड्स, मतलब आप बैलून ले लिए, अब ऐसे प्रेस कर रहे हो तो बैलून का क्या हुआ कि पहले वो स्पेरिकल शेप में था, फिर अब थोड़ा सा वो एलंग क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्पेरिकल से थोड़ा सा वो लंबा टाइप का एक शेप ले लेगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि पहले ये भाई स्पेरिकल शेप में थे, अब आप इसको स्क्वीज करोगे तो एक थोड़ा छोटा सा इस टाइप का शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका अफेक्ट्स ऑफ शेप, मतलब बैलेंस फोर्सेज आपके शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट लग रहा था, सबसे पहले सिर्फ समझते हैं कि कितने तरह का फोर्सेज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे यहाँ पे चार फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। एक फोर्स ये हो गया, मान लेते हैं कि ये पुश है, 10 न्यूटन का फोर्स कोई बंदा इस पर लगा रहा है, ठीक है ना। अब ये बंदा 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो भाई ऑटोमेटिकली लग गया उस पर, ठीक है। अब इसका एक रिएक्शन फोर्स अपोजिट में लग रहा है इक्वल में, और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर से भी मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। मतलब राइट साइड से भी 10 न्यूटन, इधर से मान लो कि राम ने लगाया, इधर से श्याम ने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स इक्वल हो गया।
ये दोनों अपने आप में इक्वल हैं, तो ओवरऑल जो फोर्स इस पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा ना, मतलब इसको और यहीं पे डीपली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को, बट जैसे ही अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या जैसे कि न्यूटन्स का जो लॉ आएगा ना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्शन, मतलब जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम किन बातों का बात करें। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो अपवर्ड्स फोर्स उसका सेम कैसे हो गया, ठीक है। राइट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन से फोर्स कैसे लगेगा, ये मूवमेंट में कैसे जाएगा, किस केसेज में जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो पहले हम टर्म्स को भी समझ लेते हैं क्योंकि टर्म्स भी आपको काफ़ी समझना इंपॉर्टेंट है। तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या हो गया, इफ द रिजल्टेंट, अगर जितना भी फोर्स है, अगर उसका रिजल्टेंट, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस। तो भाई एक तराजू पे नापने का ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लेना देना, वो तराजू एक एग्जाम्पल हो सकता है, बट रियल वे में फिजिक्स में बैलेंस फोर्सेज और अनबैलेंस फोर्सेज का ये मतलब होता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स हो गया, अगर रिजल्टेंट उसका जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब अनबैलेंस फोर्स इसके अपोजिट हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ला सकता है, ठीक है, या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। वही सेम बात यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये अनबैलेंस एक्शन बॉडी प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको हम थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक ले रहे हैं कि व्हेन वी स्टॉप अ पेडलिंग मूवी बाइसाइकिल इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस अ मूविंग बाइसाइकिल विल गो इन अ मूविंग फॉरएवर। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक साइकिल बाइसाइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, अब ये साइकिल मूव कर रहा है, तो अब ये साइकिल, एक केस है कि मान लो कि बैलेंस फोर्स, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो ये साइकिल हमेशा एक ही स्पीड से मूव करते रहता भाई, ये मूव करते रहता, ठीक है। अब ये साइकिल जब मूव कर रहा है ना, तो इस पर एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है, एक जो बैठा हुआ है बंदा, वो इस पर फोर्स लगा रहा है पैडल के हेल्प से, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ठीक है, एक इसका अपोजिट फोर्स लग रहा है मतलब रिएक्शन, एक बंदा आगे पुश कर रहा है, मतलब पैडल पे क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, तो पुश करने के कारण मतलब वो क्या हो रहा है, साइकिल मूव कर रही है। लेकिन आप जैसे ही साइकिल को चलाओगे तो आपको क्या लगेगा, मतलब जैसे पेडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये खुद फील करोगे। अगर कम, मान लो कि साइकिल को उतना फोर्स लगा रहे जैसे साइकिल मूव ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको खुद फील होगे नहीं, अभी और ज़्यादा उसको फोर्स देना है, तभी तो पेडल पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो पेडल अपना एक्शन में आएगा, जिसके कारण वो मूव करेगा, मूव करने के बाद साइकिल मोशन में आएगी, राइट। फिर हम जितने स्पीड से पेडल को मूव करेंगे उतने स्पीड से साइकिल क्या होगी, और ज़्यादा मूव करेगी। कहने का मतलब कि हमारा फोर्स उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक होता है क्या है कि आप जब इधर फोर्स लगाते हो ना, तो इसका एक अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है कि जो रोड, मतलब जो ज़मीन होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हर, ये हम डिटेल्स में मतलब 11-12 में जब जाओगे तो और डिटेल्स में स्टडी करना पड़ेगा कि किस मटेरियल का कितना फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अर्थ का, जैसे हम ज़मीन की बात करें, जैसे कि इसे थोड़ा बहुत और अंदर अभी समझने के लिए समझ सकते हो कि अगर कोई स्लिपरी वस्तु है, जैसे मान लो कि बर्फ़ पे चलोगे, तो बर्फ़ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखते होगे कि बहुत सारा मतलब कि न्यूज़ भी आते रहता है कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई बर्फ वर्फ के कारण, ठीक से, और या आप उस पर नहीं चल पाओगे, चलोगे गिर जाएगा, या पानी लगा हुआ है तो चलोगे इस पर गिर जाएगा, या तेल, मान लो कि फ्लोर पे तेल गिर गया, ठीक है, अब तेल गिर गया, वाइली वाइली फ्लोर है तो उस पर आप चलोगे वैसे ही आप गिर जाओगे। तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन, अब वो क्या किया कि फ्रिक्शन वहाँ का रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अब क्या था कि फ्लोर तो था, बस फ्लोर के ऊपर एक और लेयर आ गया, अब उस स्पेसिफिक लेयर पे चल रहे हो जिसका फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम है, तो अब क्या हो जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपने फोर्स ज़्यादा लगाया बट उसको फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया, जिसके कारण से आप क्या कर जाते हो, आप स्लिप कर जाते हो, राइट।
तो उसी तरीके से अब ये जो फ्रिक्शन लगता है ना, कहने का मतलब पहले इजी भाषा में ये समझो कि फ्रिक्शन फोर्स में जब आपका पुश वाला फोर्स मतलब जो आप एक्शन जो कर रहे हो वो एक्शनेबल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। नहीं तो एक जो फोर्स होता है, ठीक है, उस फोर्स को जो राइट डायरेक्शन में लगता है, जैसे मान लो कि राइट में आप बढ़ना चाह रहे हो और लेफ्ट साइड में जब फोर्स लगा उसको क्या बोले हम, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जब भी कोई आपस में जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो उसमें एक फ्रिक्शन फील होता है और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि यहाँ पे सरफेस और साइकिल, ये दोनों की बात हो रही थी, साइकिल आगे पुश कर रहा है, राइट, साइकिल अब आगे पुश कर रहा है तो उसको एक फोर्स रोक भी रहा है जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो जब तक फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा आपकी साइकिल मूव आगे नहीं करेगी। इसलिए जब हम हल्का हल्का फोर्स लगाते हैं तो हमें फील होता है कि हमारी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है, पर उससे ज़्यादा ही हम फोर्स जब जैसे ही लगाने लगते हैं तो इसका फिजिक्स के भाषा में क्या है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स से अब ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं, इसलिए हमारी साइकिल अब क्या आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही ग्राफ से यही समझाने की कोशिश की हमने कि फ्रिक्शन फोर्स कम है, फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट इज नॉट जीरो और मोशन में ये गाड़ी आ जाएगा और मोशन में अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ते हैं। अब देखो ये भाई जो ये सब जो लॉज होता है ना, ये हम मतलब जितने भी तरीके की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ शायद अच्छा इनर्शिया नहीं, इनर्शिया इसमें पढ़ना है, इनर्शिया के बारे में मैं इसमें बता दूंगा। तो जैसे जैसे डिटेल आप जाते हो, अब न्यूटन्स का लॉ क्या हुआ, न्यूटन्स ने एक लॉ बनाया कि आप उसने 3 लॉ दिया, ठीक है, 3 लॉ। वो क्या करता है, ये 3 लॉ का काम क्या है, ये 3 लॉ आपको एक सटीक प्रिसाइज, मतलब क्या होता है सटीक, मतलब एकदम से अंदाज़ा नहीं, अनुमान नहीं, एक कैलकुलेशन देता है और एक रिलेशनशिप बताता है फोर्स और मोशन के बीच में। ठीक है, मतलब कितना फोर्स अप्लाइड होगा बॉडी और उसका मोशन कैसे उस पर रिएक्ट होगा, मतलब फोर्स और मोशन का जो रिलेशनशिप का एक सटीक कैलकुलेशन हमें किससे मिल सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से। तो न्यूटन्स ने इस पर डीपली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने 3 लॉ दिया, जिस 3 लॉ के हेल्प से हम मोशंस के करेक्टर्स को और बिहेवियर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है। ठीक है, तो सिंपल सा बॉडी है, सिंपल सा मतलब है कि अगर एक बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या तो मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है। तो यही सिंपल सा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब जब न्यूटन्स ये फर्स्ट लॉ पे डीपली जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई एक और चीज़ है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब ये जो इनर्शिया है, मतलब ये जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि जिसके पास मास ज़्यादा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। पर वही कोई वस्तु अगर हल्का है तो उस पर हल्के से फोर्स पे ही वो मोशन में आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही बताया कि ये सारा जो रिलेशनशिप है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए नाम ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फोर्स मोशन कैसे आएगा, तो फोर्स की हेल्प से। तो जैसे ही मोशन की बात हो गई तो उन्होंने फोर्स पे भी स्टडी किया, तो मतलब यहाँ पे फोर्स ऑटोमेटिकली आ गया। अब है कि उन्होंने एक और चीज़ देखा कि अगर कोई 2 kg का सामान है तो उसको मूव करना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई 10 kg का सामान है तो उससे ज़्यादा हमें मतलब कि फोर्स लग रहा है। अगर 20 kg का है तो उससे भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, अगर 100 kg का है तो उससे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अब इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाए, राइट। तो उन्होंने एक नया वर्ड का, मतलब कि साइंस ने एक नए वर्ड का हमने इस्तेमाल किया कि एक ऐसा रिमेन रेस्ट या मूविंग या कंटिन्यू मूविंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेशिया। मतलब इनर्शिया एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है जो कि वो रेस्ट में रहेगा या कंटिन्यू मूविंग रहेगा तो वो मूविंग में ही रहेगा। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन को, मतलब एक
स्टेट को हम लोग इनर्शिया से डिफाइन किया, मतलब एक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी की रेस्ट में रहना चाहता है रेस्ट में रहेगा, मूव करना चाहता है तो मूव में करेगा, ठीक है। तो उसको इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि अपने चेंज को रेसिस्ट करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने पहले भी समझा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो इनफॉर्म मोशन में है तो इनफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल सा अब आया कि भाई ये भी चीज़ें हो रही हैं। जब हमने डीपली रिसर्च किया तो देखा कि 2 kg पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, 10 kg पे उससे ज़्यादा, 20 kg पे उससे ज़्यादा, 100 के, मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मासेज बढ़ रही हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो एक फिर उन्होंने देखा कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अ बॉडी विथ मोर मास हैज़ मोर इनर्शिया, मतलब एक ऐसा बॉडी है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास, अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप बोलोगे कि ठीक है इनर्शिया की जगह हम मास पे ही चले जाते, तो नहीं। अब इनर्शिया एक स्थिति, मतलब एक मनोदशा को भी यहाँ पे बता रही है। तो मनोदशा कैसे होगा, जैसे कि हमारे इंसान का भी मतलब कि मेंटल सिचुएशंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे लो एनर्जी में जाते हैं, लो फील होता है, तो हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी एनर्जी, थकावन, बहुत सारी चीज़ें फील होता है, राइट। तो अब उसको हम मास से, सीधे उसको मास से डिफाइन कर देना, इट्स नॉट विल बी द गुड, राइट। तो ये एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी हो गया, जिस प्रॉपर्टी में एक फैक्टर है कि वो मास, ठीक है। मास इसका एक मेजर फैक्टर है कि मतलब कि अगर किसी में ये पूछा जाए कि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, अगर कोई ये बोल रहा है कि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एक को रिलेशन है कि जिसके पास मास ज़्यादा होगा, सिंपल भाषा में उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रेटर इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, क्योंकि वो एक स्टेट में बैठा हुआ है। अब उस स्टेट में, अब उस बॉडी के पास कुछ मास होगा तो उसको अगर चेंज करना है, अगर हमको मोशन में लाना है, या मोशन इनफॉर्म मोशन में है उसको रेस्ट में लाना है, तो हमें इस मास, एक ऐसा फैक्टर उसमें कोर फैक्टर निकल कर आया कि उससे मास के कारण बहुत चीज़ें डिफाइन हो रही है, मतलब उस मास के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स का जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे कि मान लो कि एक बॉक्स है, मतलब एक ग्लास है, और उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कॉइन है। तो आपने बहुत तेज़ी से, मतलब कि फास्ट स्पीड में आपने फ्लिक किया, फ्लिक मतलब कि बहुत तेज़ी से आपने इस पर फोर्स लगाया, जिससे कार्ड क्या हुआ, कार्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, कार्ड गिर गया, कार्ड गिरा लेकिन क्वाइन क्या आ गया, क्वाइन आ गया नीचे। तो अब ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो कि ये कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया कि क्वाइन की अपनी एक मास है और वो अपना रेस्ट में भाई मज़े में बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता है। तो जैसे ही आप अब इसको धीरे से मारते, आप इसको धीरे से मारते तो हो सकता था कि आप स्पीड पे भी चीज़ें काफ़ी फ़र्क पड़ती है, मतलब कि फोर्स इस पर कितना लगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही जोर से मारने का क्या मतलब हुआ कि जोर से मारने का मतलब कि हमने ज़्यादा फोर्स लगाया। तो ज़्यादा जब फोर्स लगाया, ठीक है, ये आगे और क्लियरिटी होगी कि वो टाइम के हिसाब से, मतलब उस मोमेंट में सिर्फ जो हमारा फोर्स काम किया वो उस कार्ड पे काम किया, और कार्ड अपना पोजीशन चेंज कर दिया, लेकिन क्वाइन क्या किया कि अपने स्टेटस को मेंटेन रखा, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा, अपने इनर्शिया को मेंटेन रखा, और अपने इनर्शिया के कारण क्या हो गया कि सीधे वो डाउनफॉल करके ग्लास में आ गया, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक क्लीनिंग कारपेट्स, ठीक है। अब है कि मान लो कि आपका कोई गद्दा है इस सबसे अच्छा एग्जांपल है, उसको धूप में सुखा रहे हो और डंडे से उसको पीट रहे हो। अब डंडे से पीट रहे हो तो क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है, मतलब गद्दा हल्का फुल्का टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मूव करेगा, राइट। मतलब अपना गद्दा अपना जगह छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर जगह छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उस पर डस्ट बैठे हुए हैं उनका तो अपना एक इनर्शिया है, मतलब उनका तो अपना एक मास है, वो अपने रेस्ट में बैठे हुए हैं बेचारे। आप गद्दे को मार रहे हो तो जो गद्दा के साथ जो धूल बैठा हुआ है वो तो अपने पोजीशन में बैठा है, उसका क्या गलती। तो गद्दा जैसे ही अपना पोजीशन चेंज किया, धूल क्या होता है, नीचे गिर जाता है।
तो देखो, इसलिए मैंने बोला कि फिजिक्स का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सब चीज़ आपको पता आएगा तो जब आप अगली बार ये सब काम करोगे तो यू विल एंजॉय। ठीक है, और जब इसको एंजॉय करने लगोगे तो धीरे धीरे और डीपली उसके बारे में सोचोगे और फिर आप फिजिक्स के साथ खेल रहे होगे। उसी तरीके से आपका पेड़ है, कोई मान लो कि पेड़ को कस कस के हिला रहे हैं, हल्का फुल्का नहीं, कस जोर जोर से हिलाने पर क्या होता है कि उसके या तो पत्ते गिरने स्टार्ट हो जाएंगे या उसका जो फल होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अब वो जो फल जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, उसमें भी सेम हो रहा है कि जो पेड़ है वो अपना जगह चेंज कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए पत्ते हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो फल हैं, वो तो अपने पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने इनर्शिया के कारण डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, अब बस पैसेंजर्स का एक एग्जांपल है कि बस पैसेंजर्स में मान लो कि सारे लोग भाई आराम से, बस है एक, ठीक है, और ये बंदे अपना खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े होके अपना जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि बस अचानक से ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो क्या होता है कि आप अचानक से आगे की तरफ पुश होते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ पुश होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बस अगर सडनली स्टॉप कर गई तो बस क्या होता है कि बस मान लो कि ब्रेक लगाया तो आप तो मोशन में हो, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि बस तो रुक गया लेकिन आप मोशन में हो, तो आपको एक झटका सा फील होता है। तो इस ये सब चीज़ अब क्या हो रहा है कि ये ऑलरेडी हो रहा था, मतलब इसके हेल्प से ही बसेज, प्लेन, सीट बेल्ट, इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। तो आप देख सकते हो कि अगर सही कैलकुलेशन ना रहे तो किसी किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब एक बस बनाने के वक्त भी कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जो लोग खड़े होते हैं उनको पकड़ने के लिए दिया जाता है कि भाई आप पकड़ के बैठिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सब फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और फिजिक्स को समझना इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब सेकेंड टॉपिक आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलते हैं। अब अब क्या हुआ कि एक और चीज़ देखा साइंटिस्ट, मतलब रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट ने, कि मास तो ठीक है, मतलब जिसका जितना मास है वो अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज़ उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अभी एक बॉल है, एक बॉल तेज़ी से जा रही है, फिर बहुत स्पीड में जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में बॉल गया, मतलब कि उसने काफ़ी ऊंचा, मतलब इसको हिट किया तो बॉल काफ़ी ऊंचा हवा में गई और आपने उस बॉल को कैच किया। अब उसी की जगह मान लो कि उस बॉल को तो उसने हिट कर दिया, अब बॉल अपने एक उसका एक मास है और एक इसका वेलोसिटी भी है। अब मान लेते हैं कि उतना ही फोर्स से आपने फुटबॉल को हिट किया, ठीक है, तो क्या फुटबॉल उतने ऊंचाई को छू पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे कि मान लीजिए कि 20 किलोमीटर के स्पीड से एक कार भी आ रहा है और 20 किलोमीटर के स्पीड से ट्रक भी आ रहा है, ठीक है, और उसके सामने मतलब मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को मतलब पेड़ पे आके ठोक दिए। अब जो 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो कार आ रहा था, जो वो जो पेड़ को धक्का, तो अब जब नुकसान देखोगे तो या तो उसको चोट जिसको आएगा, ठीक है, तो उसको चोट आएगा तो उसको किसको ज़्यादा चोट आएगा, जो बस के मुकाबले गया होगा। तो ये सारी चीज़ें जब बातें ध्यान में, मतलब कि रिसर्चर्स ने जब इस पर रिसर्च कर रहे होंगे तो उनके माइंड में क्लिक किया होगा कि भाई चीज़ें सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब सेम मास का चीज़ अगर उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर बहुत भारी चीज़ है लेकिन सेम चीज़ उसका स्पीड कम है तो वो हो सकता है कि उस केस में भी इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत छोटी वस्तु जिसके अंदर मास ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हो सकता है कि इम्पैक्ट बहुत डेंजरसली क्रिएट कर रहा हो। जस्ट एग्जाम्पल कि आप बंदूक से एक मतलब कि फायर करते हो, तो आप जैसे ही फायर करते हो तो आप जब बुलेट का वेट देखोगे तो बहुत कम होता है, लेकिन जब आप फायर करते हो कि उसके पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो ये जब सारी बातें जब उन्होंने को रिलेट करना स्टार्ट किया तो फिर एक नया वर्ड का डिस्कवर हुआ जिसका नाम था मोमेंटम। मतलब मोमेंटम कैसे डिफाइंड होगा, वेलोसिटी और मास, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मास ज़्यादा है, ठीक है, तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी मोमेंटम ज़्यादा आएगा। अगर दोनों ज़्यादा है तो और ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। जैसे मान लो कि कोई पहाड़ है, पहाड़ पर से एक बहुत बड़ा
चट्टान मतलब कि एकदम तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसका इम्पैक्ट समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो अभी तक हम लोग इनर्शिया के बारे में बात कर रहे थे कि इनर्शिया एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट को उसी तरीके से मेंटेन का, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, अगर मोशन में है तो इनफॉर्म मोशन में है तो इनफॉर्म मोशन में रहना चाह रहा है, और इस स्टेट को हमने एक इनर्शिया वर्ड का नाम दिया, जो कि डायरेक्ट मास के साथ डिपेंडेंसी था, मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास वो अपने मतलब जिस पोजीशन में है उससे चेंज होने में वो रेसिस्ट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब है कि आपका फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मोमेंटम को अगर डिफाइन किया जाए तो ये मोमेंटम क्या है इसके, क्योंकि ये दोनों कोरिलेशन है, मतलब मास और वेलोसिटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास आपका क्या हो गया, अब ये P फॉर क्या होता है, P फॉर भाई P का मतलब होता है मोमेंटम, मतलब एक स्टैंडर्ड सिंबल है इसका। M फॉर हो गया आपका मास, V फॉर हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब अगर कोई बॉडी पड़ा हुआ है तो भाई उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, कि वेलोसिटी है उसके पास, वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो उसका एक डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, अब सिंपल सा इसको तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम का मतलब हो गया एम इंटू वी, तो मास का क्या हो गया के जी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे के जी मीटर पर सेकेंड। मतलब समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मोमेंटम कि मान लो कि एक कोई आप कैलकुलेशन लेते हो, कोई एक रफ एग्जांपल लेते हो और उसमें एक आंसर आता है 100 केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको मतलब क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने का मतलब है कि 1 मीटर पर सेकेंड में 100 केजी मास का इम्पैक्ट, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझ लो भाई, मान लो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास कितना है 50 केजी, ठीक है, और वो उसके पास वेलोसिटी उस टाइम कितना है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड के पास उसकी वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 50 केजी। तो जैसे ही हम इसका मोमेंटम निकालेंगे तो 100 केजी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसको क्या मतलब हुआ, देखो अब दोनों चीज़ पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 केजी का वस्तु चुपचाप पड़ा हुआ है तो ठीक है उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी आया, अब वो 100 केजी के व्यक्ति वस्तु जितनी तेज़ी से मूव कर रही होगी उसकी इम्पैक्ट उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 50 केजी का ही एक सेकेंड में उसका इम्पैक्ट कितना हो गया, सीधे 100 केजी। समझ में आ रहा है वो 50 केजी का ही, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड में उसका मोशन आ जाने के कारण उसकी इम्पैक्ट कितनी हाई हो जा रही है, आप इमेजिन करो, सीधे ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड होता तो 150, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड होता तो समझ रहे हो 5000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मोमेंटम आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और इसी मोमेंटम का कुछ एग्जाम्पल भी है, लाइक कराटे प्लेयर, ठीक है, जैसे आप देखा होगा ना कि कराटा प्लेयर क्या करता है कि आइस का बॉक्स रखता है या बहुत सारा टाइल्स रखता है और ज़ोर से मारता है, बीचों बीच वो टूटते हुए चला जाता है। अब इसमें आप लोग करोगे एक्सपेरिमेंट, आपका हाथ भी टूट सकता है, तो इट्स अ मोर प्रैक्टिस, क्योंकि वो कराटा प्लेयर जो होता है वो प्रैक्टिस करते करते वो समझ चुका होता है कि उसको कितने मोमेंटम की ज़रूरत है कि उसको टाइल्स को तोड़ सके, क्योंकि उसका हाथ है, अब हाथ का एक स्पेसिफिक मास है, आज नीचे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसका भी मास है, तो एक टोटल उनका एक फोर्स होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स जो नीचे रखे हुए हैं उसका तो एक उसका उसका अपना एक फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स इन द सेंस कि अब उसका पास क्या है, मतलब उसके पास इनर्शिया ज़्यादा, मतलब 100 केजी, ठीक है। अब 100 केजी है, फोर्स वोर्स तो कुछ उस पर लग नहीं रहा है, तो वो रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तोड़ने की कोशिश कर तो आप समझ रहे हो कि भाई इस यहाँ से एक और लॉजिक होता है कि भाई आपने उस पर ब्रेक किया और बहुत सारा टाइल्स है, जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं है तो आपने जब फोर्स लगाया उसे टूट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है भाई, उस पर फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है। बैलेंस फोर्सेज जो लग रहे हैं, उस बैलेंस फोर्स को तोड़ोगे तभी तो उसका पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होगा, उसको ब्रेक करोगे दो भाग में, ठीक है। तो उसके पास भी एक बैलेंस फोर्स मेंटेन है और उसके अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जब इंटरनली इसके प्रॉपर्टी पे जाओगे तो फिर और डीपर हो जाता है। साइंस इज ऑल अबाउट गोइंग टू डीपर एंड डीपर एंड डीपर, ठीक है। तो जब एक कराटा प्लेयर जब मोमेंटम को हाई करता है तो उसको अपने उस मोशन में, मतलब उसके हाथ में, हाथ का जो मास है प्लस कितना मोशन उस पर लेकर देगा कि वो पूरा टाइल्स, जितने भी टाइल्स रखे हुए हैं वो ब्रेक हो जाए। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको समझ में आ जाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि अपने मोमेंटम के हेल्प से, मतलब अपने एक हाथ के हेल्प से बहुत सारे टाइल्स को वो सक्सेसफुली तोड़ने में सक्सेस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली वो चाहे, मतलब वही कराटा प्लेयर को बोलो कि भाई इसको ऐसे तोड़ दो, नहीं तोड़ पाएगा वो, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम दे आर ब्रेकिंग, ठीक है। अब हेवी व्हीकल, ये सब तो एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपल मोमेंटम के साथ एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक इट प्लेस इन द डायरेक्शन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोफेशनल है? मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, या तो उस पर फोर्स, मतलब जितना फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ही लगा रहे हो ना, तो फोर्स लग रहा है तो वो किस रेट के हिसाब से लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मोमेंटम चेंज होता है, राइट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंटम, ठीक है। जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ज़्यादा फोर्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, ठीक है। अब ये कैसे आया? तो भाई हमने अभी बात की थी कि मान लीजिए कि सपोज एक बॉडी के पास क्या है, मास एम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी, और टाइम क्या है, टी, ठीक है। अब इसका मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी पे अगर बॉडी की मोमेंटम क्या निकल कर आएगी एम यू, तो ये नॉर्मली जीरो ही होता है बहुत सारे केस में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो है, मतलब जहाँ से गाड़ी स्टार्ट ही हो रहा है। तो कोई चीज़ जब स्टार्ट होगा तो समझ लेना कि वहाँ पे जीरो, मतलब ऑटोमेटिकली इनिशियल वेलोसिटी हमेशा उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मोशन में है और मोशन के बीच में हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन अगर रेस्ट पोजीशन पे और वहाँ से स्टार्ट हो रहा तो ऑटोमेटिकली इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? तो फाइनल मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी क्या माना, टी, तो रेट ऑफ चेंज। और जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज की बात हो ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ डिवाइड का ही बात हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का जहाँ पे भी ये वर्ड आपको समझ में आए तो इसका मतलब समझना है कि हम डिवाइड की हेल्प से उन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने टाइम में वो चीज़ें चेंज हो रही, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम इतना हो गया, फाइनल मोमेंटम इतना हो गया, तो फिर एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हमारा निकल कर आया, फाइनल मोमेंटम पहले ही समझ लिए, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, बस यहाँ पे u हो गया, यहाँ पे v हो गया। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो अब रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो टाइम कहाँ आ गया? डिवाइड के केस में आ गया, ठीक है। एम कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? v माइनस यू बाई टी इजक्वल टू एम ए, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन जब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो v माइनस यू बाई टी की जगह डायरेक्ट a रख सकते हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इजक्वल टू एम ए, ठीक है। तो फोर्स इजक्वल टू, यहाँ से एक डिफिनेशन हमें निकल कर आया न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से कि फोर्स इजक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता था भाई? इन्हीं के नाम पे, न्यूटन भाई साहब के नाम पे हमने फोर्स का एक यूनिट लिया है, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसका नाम है न्यूटन।
अब न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मतलब कि बराबर होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए से मान लो कि 1 न्यूटन फोर्स को समझना है, क्योंकि बहुत लोग बोलता है 2 न्यूटन 4 न्यूटन 1000 न्यूटन, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे फील करेंगे, तो इसको फील करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि अपने हाथ पे 100 ग्राम का कोई वस्तु लीजिए, फिर जो वेट आप फोर्स या वेट जो भी फील कर पा रहे होगे वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो कम से कम जैसे कि 1 केजी चीनी होता है, तब 1 केजी चीनी किसी ने तौल के दिया तो आपको उसका वेट फील हुआ ना, कि 1 केजी चीनी में कितना मात्रा आएगा, कितना क्वांटिटी आएगा, राइट। तो उसी तरीके से अगर फोर्स को समझना है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो अपने हाथ पे 100 ग्राम कोई चीज़ रख लो और उसको फील करो, फिर समझ में आ जाएगा, उससे कम से कम फील होगा कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है। तो फिर उसी तरीके से कोई 10 न्यूटन 20 न्यूटन 1000 न्यूटन की बात करता है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक और तरीका है कि एक वो बॉल आता है ना, येलो कलर का, मतलब उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको आप ज़ोर से प्रेस करो और जितना उस पर दम लगा सकते हो, या हाथ वाला एक्सरसाइज करने का जो आता है वो एक्सेल टाइप का, मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो आप जितना उस पर फोर्स लगाओगे अपने कस का, तो उसको भी फील कर सकते हो कि वो 1 न्यूटन के आसपास का वो फोर्स उसमें लगता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सिंपल्स। अब जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एप्लीकेशन से समझते हैं कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अब मान लो कि बॉल आया, आप उसको कैच कर रहे हो। ठीक है, अब बॉल, मान लो कि भाई बॉल आया, ये यहाँ से बॉल आ रहा है और इसको आपको कैच करना है। यहाँ पे खड़े हो और भाई आप इंतज़ार कर रहे हो कि मैं तो क्या ही कैच कर लूँगा। अब एक बंदा क्या किया कि उसको मोमेंटम के बारे में नहीं पता, तो उसने क्या किया कि वो अपने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बना, मतलब तेजाराम था, तेजाराम ने डायरेक्ट वहीं पे कैच कर लिया। उसको कैच भी नहीं हुआ, बॉल्स वापस बाउंस कर गया, बॉल बाउंस करके वापस ज़मीन पे चला गया, और बेचारे को हाथ में जो चोट लगी सो अलग ही लगी, वो तो मज़े में रो रहा था। फिर एक प्रैक्टिस आया, तेजाराम की जगह होशियार चंद आए। होशियार चंद ने क्या किया कि बॉल जैसे ही गिरा, तो उनको तो भाई मोमेंटम पक्का था, उन्होंने फिजिक्स पढ़ रखा था, तो उन्होंने क्या किया कि बॉल को उस हेल्प के हाथ से हाथ को थोड़ा सा नीचे कर लिया और फिर कैच कर लिया, तो बॉल उनके ग्रिप में भी बहुत ईजिली आ चुकी और उनको चोट भी नहीं लगा। तो क्यों यहाँ पे ये क्यों हुआ, तो ये जस्ट बिकॉज कि मैंने क्या बताया कि नॉर्मली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब कि मोमेंटम टाइम, मतलब वहाँ पे टाइम हम जब रिड्यूस कर दे रहे हैं तो उसकी मोमेंटम भी क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। मतलब जो जिस फोर्स के साथ वो बॉल आ रहा था उसके पास एक मोमेंटम था। ठीक है, अब उस मोमेंटम को हमने क्या किया, यहाँ पे कैच ना करने के बजाय बॉल के साथ हमने यहाँ पे लेकर आए। तो यहाँ पे लेकर आए, जो जब टाइम मिला, फिर ये टाइम के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे रेसिस्ट होकर उसकी स्पीड स्लो हो गई। फिर हमने उसको आसानी से ग्रिप में भी अपने मतलब कि कैच कर लिया, वो कैच भी हो गया और उसकी मोमेंटम भी काफ़ी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि टाइम के साथ उसका मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज होता हुआ चला गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम का फ़र्क है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब मोमेंटम में फ़र्क कैसे आता है, वो टाइम के हिसाब से चीज़ें उसमें बदलती है। मतलब टाइम का जो फैक्टर है वो रेट ऑफ चेंज जो है इन्वर्सली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से इसका एक और मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी। ठीक है, तो आप जितना भी उसको, जैसे ही कि आप चेंज करोगे रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज में क्या होगा कि उसमें कमी आएगी, तो मोमेंटम कम होता जा रहा है, मोमेंटम कम होता जा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसमें सेफ साइड होगे। ठीक है, लोडिंग हैंड्स इंक्रीजेस टाइम, रिड्यूसिंग फोर्स ऑन हैंड्स। सिंपल सा बात है कि आपने क्या किया कि जैसे ही हाथ आपने नीचे किया तो आप टाइम का इंक्रीज कर दे रहे हो। ठीक है, और फोर्स जो आपके हाथ पे लग रहा है वो आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे लैंडिंग ऑन अ क्वेश्चन इंक्रीजेज स्टॉप टाइम प्रिवेंटिंग इंजरी। जैसे कि हम लोग, कोई रेसर दौड़ के आया और उस पर क्वेश्चन वोश्चन लगा हुआ है तो उस पर कूद गया। अब जब कूद गया तो उसका क्या किया, जो क्वेश्चन था वो उसका स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज कर दिया है, मतलब उसको सडन जो रुकना था उसके स्टॉपिंग टाइम को ही थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, उसका मोमेंटम जो था वो कम हो गया, जिसके कारण उसकी इंजरी नहीं हो पाई। ठीक है, सीट बेल्ट।
अब सीट बेल्ट जो गाड़ियों में लगती हैं उसका भी क्या काम है, स्ट्रेस लाइटली टू इंक्रीज स्टॉपिंग टाइम। अब जैसे मान लो कि सडन ब्रेक लगा, अब सडन ब्रेक लगा तो आप झटका तो लगता है क्योंकि आप तो मोशन में हो, तो आप तो मोशन में कंटिन्यूस जा रहे हो। तो अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो आप सीधे गाड़ी के बाहर में चले जाओगे, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि आपकी इनर्सिया, गाड़ी तो मोशन है पर आप अपनी इनर्सिया को एक मेंटेन किए हो जो कि आपके रेस्ट में हो, ठीक है, पर गाड़ी के कारण आप भी मोशन में हो, मतलब आपका पोजीशन कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो गाड़ी तो स्टॉप कर गई लेकिन आप तो स्टॉप नहीं किए, तो आप सडनली आगे की तरफ जाओगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए सीट बेल्ट का इन्वेंट हुआ कि सीट बेल्ट क्या करता है कि उस चीज़ को टाइम इंक्रीज कर देता है, मतलब आपका स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपको किसी टाइप की इंजरी नहीं आती है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। यही मैं उस टाइम आपको नहीं समझा रहा था, जो कि अभी समझा देता हूँ कि भाई हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो अपने घर पे भी कर सकते हो कि एक स्प्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, फिर इससे भी एक स्ट्रेच है, एक स्प्रिंग, ठीक है, और आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, मतलब इसको खींच पुल कर रहे हो। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वॉल है, ये भी मान लो कि आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इस पर, तो ये 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी लगा। फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो वॉल है वो भी अपने तरफ 1 न्यूटन का एक बराबर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट रिएक्शन, यहाँ से क्लियर हुआ कि हर एक्शन का एक अपोजिट, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो कि लगा रहा है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे उसका एक फोर्स है, ठीक है, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसका ऑटोमेटिकली न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि उसका रिएक्शन फोर्स हो गया। अब ये जो दोनों बराबर होने के कारण ऑब्जेक्ट स्थिर है एक जगह पे। एल्स अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे सर हमने तो बॉल उठा के हवा में फेंक दिया, आपने बॉल क्या उठाया और इसको या फुटबॉल को लात मारा या बॉल को हवा में फेंका, आप वो चला गया हवा में। अब ये कैसे हुआ भाई, ये इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से आपने ज़्यादा फोर्स लगा, मतलब एक तो बॉल पे वो फोर्स लग ही रहा था, लेकिन आपने अपने हाथ के हेल्प से उसको एक और फोर्स दिया जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे ही ज़्यादा हो गया तो वो अपवर्ड फोर्स की तरफ गया, लेकिन जैसे ही आपने जितना फोर्स लगाया था उसकी फोर्स की इंटेंसिटी जैसे ही ख़त्म हुई तो वो वापस आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डाउनफॉल करता है और वो आके वापस एक जगह कहीं ना कहीं पे शांत हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने फुटबॉल को किक किया, अब ये जो फुटबॉल है ये थोड़ी देर में जाके क्या होगा, अपने आप रुक जाएगा। अब ये क्यों रुक गया, ये इसलिए रुक गया कि वही ग्राउंड क्या लगा रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, जो कि आपने जो पुल किया था उसका एक्शन हो गया ये। अब एक ग्राउंड फोर्स लगा रहा है जिसको रिएक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इस ग्राउंड के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट आपस में स्पर्श कर रही है, जैसे ही दो बॉडी आपस में जब टच करता है और टच करने में भी उसमें मोशन आता है तो उसमें क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों बॉडी के सरफेस में दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है और इसमें मोशन में भी, अब जब मोशन में है तो वो रोकने की कोशिश करेगा, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ गया। तो वही है कि ओवरऑल एक फ्रिक्शनल फोर्स अलग से ही चैप्टर में हमें आगे पढ़ना भी है, ठीक है, उसमें और डिटेल्स में समझेंगे। तो ये समझ में आ गया कि एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, मतलब जितना एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जितना आप एक्शन लगाते हो उतना अपोजिट में आपका रिएक्शन निकल कर आता है, ठीक है। जैसे बी पुश ग्राउंड बैकवर्ड, ग्राउंड पुशेज अस फॉरवर्ड। अब जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लो कि इंसान चलता कैसे, अब इंसान जैसे रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो अभी सब जीरो है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी चलना स्टार्ट किया, अब मैंने चलना स्टार्ट किया तो कैसे किया, तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे ही मैं फोर्स पीछे की तरफ, मान लो कि 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ मैं चलने के लिए, तो क्या होगा कि जो अर्थ भी, मतलब जो सरफेस है वो भी मुझे 1 न्यूटन फोर्स के साथ आगे ढकेलेगा, जिस कारण हम चल पा रहे हैं। तो मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, आप जितना फोर्स
हर एक्शन का मतलब जितना फोर्स आप लगाओगे उसका एक अपोजिट रिएक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये समझ गए रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। स्विमिंग, अब स्विमर भी वैसा ही होता है कि वो पानी को पीछे धकेलता है, उतना ही तेज़ी से पानी फिर उसको पीछे मतलब आगे पुश करता है। तो स्विमर क्या होता है कि वो आगे अपना चला जाता है। आप स्विमर को मान लो कि तेज़ी से आगे की तरफ मतलब रेस जीतना है, तो स्विमर क्या करेगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा पुश करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स के साथ पानी भी उसको धक्का देगा। तो पानी जब आगे धक्का देगा तो स्विमर और फास्ट तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। या बोट के भी केस में वही होता है कि आप बोट जब चलता है तो नाव में क्या होता है कि जो उस पर बैठा हुआ रहता है वो जितना फोर्स लगाता है उतनी स्पीड से उसकी नाव आगे बढ़ती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the body। आप जितना फोर्स लगाते हैं, मान लो कि आपने दीवार पे जोर से मारा, ठीक है, तुमको अपना सर फोड़ने का मन कर रहा है, अब तुम दीवार पे जोर से मारे। अब दीवार पे जैसे ही जोर से मारोगे तो दीवार भी भाई उतना ही जोर से तुमको मारेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्लियर रखना। और ये सब नहीं समझ में आएगा तो हमें लगेगा यार दीवार को मार के फोड़ देते हैं, पर ये या ध्यान रखना कि भाई दीवार को जितना ज़ोर से मारोगे दीवार भी उतना ही अपोजिट रिएक्शन में आपको उसी फोर्स के साथ जवाब देगा। तो दैट्स इज समथिंग, द न्यूटन्स का ऑल लॉ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाए हो गया होगा। और मैं थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो कोई रिवीजन भी देख सके। तो मिलते हैं नए चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ।